हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम वन शॉट प्रिपरेशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कि आपके फिजिक्स में है। ठीक है, क्लास 10th का है ये। बेसिकली ये हम एक तरीके से रिवाइज करेंगे, अच्छे से प्रॉपर वे में रिवाइज करेंगे। आई थिंक 1 आवर की बन सकती है ये क्लास, तो वेल प्रिपेयर्ड करेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पीवी, आई एंड आर, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। देखो, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है ना कि अमाउंट ऑफ चार्ज, और चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो तरह का चार्ज होता है, जिसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पर्टिकुलर एरिया में एक यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा बात करूं, करंट का मतलब आई इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो साइन होता है टी होता है, सिंबल क्यू होता है, एंड टाइम रेट लग गया ना, रेट जब भी लगे तो टी डिनोमिनेटर में रहता है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी का केस आ जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का केस है। ठीक है, अब जनरली जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, कंसिडर किया था फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सीधी सी बात है कि जिस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उसी डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं, करंट मानते हैं। इसीलिए इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ओके, क्लियर? तो ये चीज आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, देखो, अगर आप पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये मूव करेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रन करता है। यानी और जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसी को कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ही होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, तो यही केस है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा आई इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन टी हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये केस आप ले लो, ये बैटरी लगी हुई है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। कैसे करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। किसके? पॉजिटिव करंट के, पॉजिटिव चार्ज के, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो सेम फिर जब इलेक्ट्रिक जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। किसकी तरफ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखने वाली चीज क्या है कि जो करंट फ्लो होता है, करंट का जो फ्लो होता है, वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो और करंट हो या और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब यही बात हम किसकी करते हैं, अगर हम जब यही बात हम नेगेटिव चार्ज के लिए करते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ मूव करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव का चार्ज। और पॉजिटिव का, ये आपका जो डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये आपका किसका है? ये आपका फ्लो ऑफ करंट है। क्या है? फ्लो ऑफ करंट है। और जो चार्ज का सिंबल, अब ये तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से मूव करता है। अब बात करते हैं चार्ज का सिर्फ सिंबल होता है कुलाम, इसका क्या होता है? कुलाम। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो और आई का एम्पेयर, यानी करंट का होता है एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड, 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है, ये केस आ जाता है। ठीक, तो यही बात होती है। अब बात आती है कि जो, अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलाम है ना, 1 कूलाम किसके बराबर होगा? विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन नियरली 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 कूलाम ऑफ चार्ज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 कूलाम इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 18 कूलाम्स के बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स
18 इलेक्ट्रॉन्स को, और 1 इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होती है 1 माइनस, यहाँ पे देखो एक मिनट थोड़ा सा इधर से आता है। जैसे अगर हम बात करें कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज वैल्यू होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, वो कितनी होती है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आप देख रहे हो, ये चीज होती है, ठीक। तो हमें यही निकालना है कि 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्चुअली ये कहने का मतलब है कि अब इस करंट को कैसे मेजर करते हैं। इस करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, ये देखो ये देख रहे हैं आप, एमीटर यूज किया जाता है। करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एमीटर करते हैं। और एक क्लोज सर्किट के अंदर ही, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि क्लोज सर्किट चाहिए। कैसा चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए करंट को मूव करने के लिए। क्या चाहिए, करंट अगर मूव करेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्लोज सर्किट चाहिए। अगर क्लोज सर्किट नहीं होगा, ओपन सर्किट होगा, तो करंट मूव नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये केस आ जाता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, अब यही चीज कह रहा है कि वन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, तो आई दिया है, आई इक्वल टू क्या है आपका 0.5 एम्पेयर, ठीक है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए, यानी 10 मिनट में इसको सेकंड में बदलेंगे, एक मिनट में 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड, 10 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 10, तो यानी क्या होगा 600 सेकेंड, ठीक है। और हमें निकालना क्या, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या, आई टी आ जाएगा। तो यहाँ में हमारा आई है 0.5 और इंटू 600, दैट मीन्स 300 कूलम। कितना आ गया 300 कूलम। तो ये इस तरह से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यार, सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे, यानी यार जब दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के ही डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये आज समझना थोड़ा सा, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके बीच का ही जो डिफरेंस होगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। बट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये पहले हम जानते हैं। अगर हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का निकालना है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, तो वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उसको वर्क, that means defined as work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, that is called electric potential, ठीक है। अब ये एक पॉइंट पे लेके आए, फिर यहां से दूसरे पॉइंट पे लेके चले गए, ये एक पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहां से दूसरे पॉइंट पे लेके चले गए। अब यहां से दूसरे पॉइंट पे तभी आएगा जब इनके बीच का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट के बीच का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो यही जो डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, the potential difference between 2 points is defined as difference in electric potential, difference in electric potential at two given points, ठीक है, तभी आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और अगर मान लो दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो वहां पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स मूवमेंट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यही अगर हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज V इक्वल टू W अपॉन Q। W मतलब वर्क डन हो जा रहा है, किस पर हो रहा है, एक 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 चार्ज को मूव कराने के लिए 1, ठीक है, 1 वर्क डन को जूल से दिखाते हैं, 1 जूल पर कूलम, ठीक है। तो वर्क डन पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा 1 जूल पर कूलम, क्या होगा 1 जूल पर कूलम, ठीक है। तो यही केस आता है। देखो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक। किसने इसकी खोज की थी, अलेजेंड्रो वोल्टा ने करी थी। मैथमेटिकल फॉर्म में कहा जाए कि 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, that is 1 volt, ठीक है। समझ में आई बात, 1 volt is equal to what, when 1 joule of work done is to move a charge of 1 coulomb from one point to other। यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा किसमें कनेक्ट किया था, पैरेलल सीरीज में किया, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जैसे सीरीज का मतलब हो गया कि मान लो ये ऐसे जुड़ता जा रहा है, ठीक है, तो ये सीरीज होता है। लेकिन अगर यही मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो इस पे हमने जोड़ दिया क्या, वोल्ट मीटर, तो ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से, ये किसमें जोड़ रहे हैं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ये पैरेलल जोड़ना होता है, ठीक है। सीरीज में है
तो हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक, अब उस पे भी हम बात करें क्यों पैरेलल में जोड़ते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 12 भी है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है कि V इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q होता है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें दिया हुआ है वर्क डन पूछा है, W पूछा हुआ है और Q दिया हुआ है 2 कूलम और V भी दिया हुआ है 12 इंटू 2 इक्वल टू W इन 24 जूल। कितना आ जाएगा, 24 जूल। तो बस ऐसे ही है। सर्किट डायग्राम में अब देखो इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये डायग्राम होता है, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की इसकी बात करी जाती है। प्लग की ऐसा होता है क्लोज, जब ये इस तरह से होता है ओपन में क्या होगा, डॉट नहीं होगा बीच में। वायर ज्वाइंट का मतलब ये वायर ज्वाइंट, वायर क्रॉस विदाउट ज्वाइनिंग, ये क्या हो रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। इलेक्ट्रिक बोर्ड इस तरह से यूज किया जाएगा। रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इस तरीके से मतलब सिंबल होगा इसका। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये आपका रियोस्टेट यूज किया। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, कभी जो आपका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है, उसी को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहते हैं। ये आपके लैब में पाया जाए, फिजिक्स लैब में जरूर पाया जाता है। ठीक है, अगर आपके स्कूलों में फिजिक्स टीचर्स ने दिखाया होगा। एमीटर आपका ये होता है वोल्ट मीटर। दिस ओम्स लॉ किसे कहते हैं, ये देखो ओम्स लॉ का मतलब होता है V is directly proportional to I. That means potential difference between 2 points is directly proportional to current। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट का। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, किस कंडीशन में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब इस प्रोपोर्शनल को आएंगे हटाएंगे तो R आएगा। और R क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है। और R जो आपका इसका ऐसा यूनिट का तो ओम होता है। अच्छा, फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है वो क्या है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस पे, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मींस R आ गया, R इक्वल टू V अपन ये हमने निकाल दिया, ये कुछ नहीं है इन सब चीजों में। ठीक है, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट, जब हमें करंट को रेगुलेट करना होता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जिसको कि हम रियोस्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियोस्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जैसे हमने बात करी कि V इक्वल टू क्या, आई आर, तो R किसके प्रोपोर्शनल है, हमने बात की ना पीछे की, फैक्टर किस किस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो लेंथ पर, यानी लेंथ जैसे जैसे बढ़ाओगे रेजिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा आर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता चला जाएगा। और इसी को जब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब मिलाते हैं तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एंड रो इज क्या, रेजिस्टिविटी। रो क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको कि हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। और ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की किस पे क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। अब ये ओम मीटर आया कैसे, चलो इसको निकालते हैं। देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आर का यूनिट तो ओम है। ठीक है, चलो, और रो का हमें निकालना है, और एल का मतलब, भाई एल का मतलब क्या हुआ, मीटर में होगा आपका। ठीक, और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, तो एक खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो मीटर इक्वल टू ये, रेजिस्टिविटी का हमारा क्या आ जाता है, रो मीटर आ जाता है। क्या आ जाता है, रो मीटर ऐसा यूनिट होती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल की हम बात करें कि द मेटल एंड अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, मेटल और अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड इंसुलेटर इनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखो ये कंडक्टर की आप कंडक्टिविटी देखो, ये सबसे ज्यादा है, रेजिस्टिविटी इनकी कम होगी, अलॉय की थोड़ी ज्यादा होगी, इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होगी। तो याद करने की जरूरत नहीं, ये आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट, करंट दिया हुआ है, यानी V दिया है, I दिया है। आपको पूछ रहा है what current will be heater draw if the potential difference increase to 120 volt। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करो, हमें ये पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो यार हमें दिया हुआ है क्या,
V दिया है, I दिया है, हमें R निकालना, तो R इक्वल टू क्या, V अपॉन I होगा। चलो यहाँ से R निकाल देते हैं। R जैसे हमने निकाला, यानी V हमारा 60 है, और यहाँ पे ये आपका करंट 4 आ गया, तो ये हमारा 15 ओम आ गया। 15 ओम क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। अब पूछ रहा है कि 120 वोल्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। ठीक है भैया, कोई इशू नहीं है। V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, आई आर पढ़ा है ना, हमें दिया क्या है, V दे दिया, R दे दिया, I निकालना है। V अपॉन R इक्वल टू आई। V हमारा कितना है 120, और R हमारा कितना है 15, तो 15 8 जा 120, तो 8 एम्पेयर इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 एम्पेयर आ जा रही है ना। तो इस तरीके से करना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर्स के सिस्टम। तो देखो यार, जब इस सीरीज में जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया है, R1 R2 एंड R1 R2 एंड R3। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस में जब भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है, किसमें, सीरीज में जोड़ा जाता है, किसमें, सीरीज में जोड़ा जाता है, तो करंट सेम फ्लो करेगा, यानी R1 को भी उतना ही करंट मिलेगा, R2 को भी उतना ही करंट मिलेगा, एंड R3 को भी उतना ही करंट मिलेगा। तो दैट मीन्स कि हमें निकालना क्या है, कि टोटल रेस्ट हमें निकालना है कि सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हमें एक चीज पता है कि V इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आएगा, क्योंकि एक ही से मूव करा रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस सम ऑफ होगा। ठीक है, क्या होगा, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो V इक्वल टू हमें पता है क्या, कि I तो सब में फ्लो करे, इसमें भी I सेम है, इसमें भी I सेम है, इसमें भी I सेम है। तो दैट मीन्स V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, तो इसका मतलब IR1, ये होगा IR2 प्लस ये होगा IR3। इसमें से I हमने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस IR3, और यहाँ पे हमारा क्या है, IR है, क्या है, IR है। तो ये आई कैंसिल हुआ, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज में जब होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सम होगा, क्या होगा, सम होगा, क्या होगा, सम होगा। ठीक है, दैट मीन्स आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये केस आता है। ठीक है, सीरीज के अंदर, किसके अंदर, सीरीज के अंदर। इसमें क्या कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट होता है करंट, आई कांस्टेंट होता है ना, मतलब आई तीनों में सेम फ्लो करेगा, तीनों में क्या होगा, सेम फ्लो करेगा। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सम ऑफ टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, V3, ये केस आ जाता है। लेकिन यही चीज जब हम बात करते हैं किसमें, पैरेलल का केस ले लेते हैं। किसका केस, पैरेलल का केस। देखो ये पैरेलल का केस है, R1 है, R2 एंड R3। इसमें क्या होगा ना, आपका करंट वेरी करेगा, क्या करेगा, करंट वेरी करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, सेम करेगा। देखो I क्या होगा आपका, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और V क्या होगा आपका, V सेम हो जाएगा, यानी V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 का केस आ जाएगा। ठीक है, ये केस आ जाता है। तो यही हमने अप्लाई किया। जब अप्लाई करेंगे I इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 V अपॉन, तो क्या हो गया हमारा 1 बाई R P इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरीके से आता है। ठीक है, ये आपका किसका है, पैरेलल का रेजिस्टेंस है। किसका केस है, पैरेलल का रेजिस्टेंस। ठीक है, हमेशा याद रखना कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance। ठीक है, reciprocal of the individual resistance के बराबर इक्वल होता है टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो। ठीक, तो ये केस आ जाता है। अब बात करिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये समझना है कि ये हमने पढ़ा पैरेलल सीरीज, ये हमने क्या पढ़ा, पैरेलल सीरीज पढ़ा, और ये हमने पढ़ा सॉरी पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा, हमने ये पढ़ा सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, दो केस पढ़ा, लेकिन डिफरेंस क्या है यार, देखो एक चीज बताओ, इसी चीज में समझो कि आई सेम है, मतलब आई तीनों में सेम फ्लो कर रहा होगा। और अगर हमने मान लो एक में हमने फ्रिज यूज कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस के रूप में हम फ्रिज यूज कर रहे हैं, एक में बल्ब जला रहे हैं, और एक में हम एक इंजन जला रहे हैं। ठीक है, मान लो ये तीनों तीनों की जो करंट फ्लो रिक्वायरमेंट होगी वो तो अलग अलग होगी ना, तीनों की करंट रिक्वायरमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। और सेम करंट फ्लो करेगा, तो दैट मीन्स हो सकता है कि ये तो जल जाए, लेकिन ये क्या हो जाए, ये ब्लास्ट कर सकता है ना, इसको उतने करंट मिले ही ना जिससे कि ये फ्लो कर पाए। तो सीरीज में ये सबसे बड़ा केस होता है। और पैरेलल में क्या होता है कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट, R1 को जितना करंट चाहिए वो उतना करंट ले लेगा, R2 को जितना करंट चाहिए वो उतना करंट ले लेगा,
R3 को जितना करंट चाहिए वो उतना करंट ले लेगा, है ना। इस तरीके से घर के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अप्लायंस होते हैं, वो हमेशा किस में जोड़े जाते हैं, वो हमेशा जोड़े जाते हैं पैरेलल। कैस में जोड़े जाते हैं, पैरेलल में। सीरीज में जोड़ेंगे तो हो सकता है ब्लास्ट कर जाए। तो सीरीज सर्किट में क्या होगा कि करंट अगर फ्लो करा रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक हीट अगर यूज कर रहे हैं और दोनों की करंट की नीड होगी वाइड डिफरेंट होगी, है ना, प्रॉपर में। तो इसमें क्या होगा कि एक कंपोनेंट फेल कर जाएगा सर्किट से, और जैसे ही ये फेल करेगा तो पूरा कंप्लीटली फेल हो जाएगा। अब मान लो कि यही फेल कर जाए, ये यहाँ पे यही रन ना कर पाए ठीक से, ठीक है, मतलब इसको करंट फ्लो नहीं मिला या इसको ज्यादा करंट मिल गया, ब्रेक कर गया। जब ये ब्रेक करे क्या बाकी में करंट फ्लो कर पाए, क्योंकि सीरीज में है ना, इसको भी करंट नहीं मिलेगा, इसको भी करंट नहीं मिलेगा, है ना, ये भी नुकसान होता है। अब पैरेलल में क्या, अगर ये काम नहीं भी कर रहा तो ये दोनों काम करते रहे, क्योंकि इनको अपने रिक्वायरमेंट की करंट मिल रही होगी, ठीक। तो ये चीज आ जाती है, ठीक। तो दैट्स वाई हमें पैरेलल में यूज करना पड़ता है। घरों में या कहीं पे भी हम यूज करते हैं पैरेलल में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि इफ वन कंपोनेंट फेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन कंप्लीट सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रोक कर जाएगी, है ना। नो कंपोनेंट कैन वर्क प्रॉपरली। इसलिए डिफरेंट अप्लायंस नीड डिफरेंट करंट चाहिए होता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक चीज समझो, जब करंट फ्लो करता है ना, आपने देखा होगा उस वायर को आप थोड़ी, जैसे आपने कोई चीज जलाई जिसमें करंट आ रहा था, उसको थोड़ी देर बाद टच करना, आप उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। वो इसलिए होता है जितनी करंट वो यूज कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन जो बाकी जो बच जा रहा है ना, या रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो लॉस हो रहा है। वो एनर्जी लॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। किसके रूप में कन्वर्ट हो रहा है, हीट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो यही चीज है कि जैसे मान लो कंसीडर कर रहा है कि करंट आई फ्लो कर रहा है एक रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर से। पोटेंशियल डिफरेंस हमें बी पता है, टी हमारे पास टाइम है जिसमें इतना फ्लो कर रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, तो पोटेंशियल वी क्यू होगा। क्या होगा, वी क्यू होगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या, वी क्यू, ये हमें पता है, क्योंकि हम पता है वी इक्वल टू, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन ऑफ वी डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ पे वी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है भैया, कोई इशू नहीं। देन सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी, यानी टाइम टी में वी क्यू उसको मिलना चाहिए। तो पावर क्या दिया जा रहा है, पावर इक्वल टू वी आई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। और यही वी का वी हो जाएगा, और आई का मतलब क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, ये केस आ रहा है, ठीक है। अब इसी केस में क्या होगा कि जब ये टी टाइम तक दिया जाएगा, कितने टाइम तक, टी टाइम तक दिया जाएगा, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कहें पी इंटू टी, क्या कहें, पी इंटू टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी इंटू टी इक्वल टू वी आई टी, क्या हो जाएगा, वी आई टी, है ना। तो ये हमारा, और ये पी टी, पी इंटू टी ही हमारा क्या है, वी आई टी के बराबर है। दैट मीन्स जो एनर्जी डेसिपेटेड होगी रेजिस्टेंस एज हीट, वो एच इक्वल टू वी आई टी के बराबर होगी। यानी पी, जो हमारा पी आई था, पी टी था, वो क्या हो गया हमारा एच होगा, एच इक्वल टू वी आई टी के बराबर होगा। किसके बराबर, वी आई टी के बराबर होगा। देखो अब यही वी आई टी है ना, तो एच इक्वल टू, यहाँ पे देखो एच इक्वल टू वी आई टी था, कुछ नहीं करना है। एच इक्वल टू वी के माने पता है क्या होता है, आई आर, आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो ये केस आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ये क्या इंप्लाई करता है कि हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यानी जितने देर तक टाइम रहेगा उतने देर भी हीट बढ़ेगी, जितने देर तक आर रहेगा मतलब जितना ज्यादा आर बढ़ता चला जाएगा, यानी लेंथ ऑफ द वायर अगर हम बढ़ाते चले जाएं उतना ही हमारा क्या होगा, हीट डेसिपेटेड होगा। और जितना ज्यादा हीट करंट फ्लो कराते जाए उससे भी क्या होगा, हीट रिलीज होगा। ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पर, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है। अब बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से प्रैक्टिकल क्या है। देखो यार, देखो इलेक्ट्रिक आयरन यूज किया था ना प्रेस करने के लिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर आप यूज करते, इलेक्ट्रिक ओवन यूज करते, इलेक्ट्रिक केटल यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया जाता है। ये एक्चुअली जूल हीटिंग पर ही बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, जूल हीटिंग पर। जैसे कि अगर आप समझो कि आप जब इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, लाइट जैसे इलेक्ट्रिक फिलामेंट को, आपने फिलामेंट वाला देखा है बल्ब, अब तो नहीं आ रहे बट आप देख सकते हो फिलामेंट वाले जो बल्ब होते थे, मतलब आ रहे हैं बट उतना यूज नहीं हो रहा।
फिलामेंट वाले जो बल्ब होते थे वो हीटिंग की वजह से ही लाइट प्रोड्यूस करते थे। किसकी वजह से? हीटिंग। जितना ज्यादा हीट करता जाएगा वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उसके लिए उसको हाई टेम्परेचर पर वो जो फिलामेंट है वो मेल्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई वो टंगस्टन का बना होता था। किसका बना होता था? टंगस्टन का बना होता था। किसका बना होता था? टंगस्टन का बना होता था, ठीक है। और उसके अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन डाल दिया जाता है या ऑर्गन गैस, तो जिससे कि लाइफ ऑफ फिलामेंट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? कौन सा गैस? नाइट्रोजन एंड आर्गन, इनएक्टिव नाइट्रोजन यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि अब यही मतलब एक तो एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल आपका ले लो कि अगर जो हीटिंग का फ्यूज के रूप में, देखो फ्यूज के रूप में आपके घरों में यूज किया जाता है ना, वो क्यों यूज किया जाता है? कभी कभी क्या होता है कि हाई करंट फ्लो कर जाता है ना, तो वो जो फ्यूज होता है ना वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इससे ब्रेक करने से क्या फायदा होगा? जो बाकी जो घर के अप्लायंस है वो सेफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। अगर उतना करंट मिल जाता तो शायद बाकी क्या हो जाते, नुकसान हो सकता था। बाकी में क्या होता है, वो एक तरीके से यूज नहीं कर पाते उसको, क्योंकि खराब हो जाता है, ठीक है। तो फ्यूज यूज किया जाता है। फ्यूज जनरली वो किसका होता है? लाइक वो एल्युमिनियम का होगा, कॉपर का होगा, आयरन का होगा, लेड का होगा, पतले होते हैं, ठीक है। तो जब भी करंट लार्जर देन स्पेसिफाइड वैल्यू से सर्किट में फ्लो करेगा, तो टेम्परेचर ऑफ फ्यूज बढ़ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर ऑफ फ्यूज बढ़ेगा तो वो मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करेगा तो सर्किट क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी, है ना। तो ये यूज किया जाता है 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर के जो फ्यूजेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये केसेस है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। देखो हमने बात की थी P इक्वल टू वी आई की, हमने पीछे बात करी। हमने फिर बात की P इक्वल टू आई स्क्वायर आर की, जिसको कि हमने बाद में P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी किया, ठीक है। तो ये क्या होता है? यही आपका पावर है। क्या है? पावर है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड होगा या कंज्यूम होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसी को पावर कहते हैं। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर या इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये आई स्क्वायर इक्वल टू P इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर आर कैसे आ रहा है पता है ना? देखो, क्योंकि हमें पता है आई का मतलब क्या होता है। देखो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, तो v इक्वल टू आई आर। तो एक आई आर हमारा क्या हो गया? v हो गया। क्या हो गया? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। तो हमारा आई स्क्वायर आर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर आर हो जाएगा। वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके फिर से समझाता हूँ। जैसे ये आपका हुआ p इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। तो हमें पता है, वी नो दैट कि v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है भैया। v इक्वल टू आई आर होता है, तो i इक्वल टू क्या होगा? v अपॉन आर। ये होगा ना i की वैल्यू। तो p इक्वल टू v अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा इनटू आर। तो p इक्वल टू वी स्क्वायर, और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन आर। p स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, ठीक है। तो यही चीज है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वॉट होता है, ठीक है। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो यही हमारा केस है, ठीक है। यूनिट वॉट जो होता है वो स्मॉल होता है, तो एक्चुअली हमें किलो वॉट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? किलो वॉट। किलो वॉट में क्या होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम का होता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हमेशा यूज किया था वॉट आवर के रूप में यूज किया था। किसके रूप में यूज किया था? वॉट आवर। तो 1 वॉट आवर का मतलब क्या होगा कि 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। ये केस आता है, ठीक है। कमर्शियली हम यूज करते हैं किलो वॉट आवर। किसको यूज करते हैं? किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 1000 into 3600 सेकेंड। तो हमारा आ गया 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर, ठीक है। ये हमारा पावर का केस आता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, एंड थैंक्स टू ऑल।